नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बहू की सच्चाई उसके ससुर के सामने आई तो ससुर ने किया कुछ ऐसा कि बहू के होश उड़ गए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हे भगवान, आप इस घर में तो चैन से सो भी नहीं सकते। पूरे दिन घर का काम करो और रात में तुम्हारी माँ की खांसी। मेरा तो जीना हराम हो गया है। मन तो करता है इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल फेंकूं। स्वाति ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने पति कार्तिक से कहा, स्वाति, जुबान को लगाम लगा कर बात करो। ये मत भूलो कि वो मेरी माँ है। अगर आइंदा से मेरी माँ के लिए ऐसी बात कही तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। अगली सुबह स्वाति ने उठकर रसोई घर में झांक कर देखा तो उसकी सास खाना बना रही थी। तो बहू ने अपनी सास को आवाज देते हुए कहा, अगर खाना बन गया हो तो मेरे कमरे में ले आना। सास ने बहू को पलट कर देखा, फिर कहने लगी, खाना बन गया है बेटा, बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। ठीक है, जरा जल्दी लाना। और स्वाति अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद स्वाति फिर से अपनी सास को आवाज लगाती है, अरे ओ बुढ़िया, और कितना समय लगेगा? अगर 5 मिनट में खाना मेरे कमरे में नहीं आया तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। अपनी बहू की आवाज़ सुनकर सरिता देवी जी सहम गईं और जल्दी जल्दी थाली में खाना लगाने लगी और थाली लेकर बहू के कमरे में आ गई। बहू खाना खाने लगी तो सास खड़ी हो गई। तो बहू बोली, अब खाने भी देगी या इधर ही खड़ी रहोगी? जाकर बाकी का काम भी कर लो। सास कमरे से बाहर निकल कर जाने लगती है। सुनो, घर का काम करने के बाद मेरे पैरों में तेल की मालिश कर देना। कल पार्टी से आई थी तो बहुत दुख रहे हैं। स्वाति खाना खाते हुए बोलती है। ठीक है बहू, बोलकर सरिता जी किचन में फिर से आकर जल्दी जल्दी काम करने लगती हैं। फिर थाली में खाना निकालती हैं और अपने बेटे के लिए ले जाती हैं। राहुल सरिता देवी जी का छोटा बेटा है जो कि दिव्यांग है और अपनी टांगों से चल नहीं सकता और बस अपनी व्हील चेयर पर बैठा रहता है या जब बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। सरिता देवी जी उसके लिए खाना ले गई और उसे अपने हाथों से खिलाती हैं। उसके बाद खुद भी खा लेती हैं। सरिता देवी जी खाना खाकर हटी ही थी कि बहू की आवाज आती है, कहाँ मर गई? अब यह बर्तन भी उठा ले जाओ। बहू कहती है, अब मेरे लिए 1 कप चाय भी बनाकर ले आना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वह चाय बना करके बहू को दे देती हैं और किचन का सारा काम निपटाने लगती हैं। गैस को साफ करना, बर्तन धुलना, फिर अपने बेटे राहुल के पास जाती हैं। उसके सर पर हाथ फेरती हैं। राहुल कहता है, मम्मी आप कितना काम करती हैं, भाभी तो कुछ भी नहीं करती हैं और आप उनका सारा काम करती हैं, आप थक जाती होंगी। सरिता देवी जी थके गले से बोलती हैं, हाँ बेटा, बुरा नसीब है तो क्या कर सकते हैं, जब तक जीवन जीना है तो काम है करना ही। अंदर बहू अपनी सास और देवर की सारी बातें सुन लेती है और जाकर राहुल को थप्पड़ जड़ देती है। राहुल और सरिता देवी जी रोने लगते हैं तो बहू कहती है, अगर जुबान को बंद नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बुढ़िया, तुझसे मैंने बोला था कि मेरे पैर में तेल लगाकर मालिश कर देना और तू यहाँ पर मेरी चुगली कर रही है। तभी उसका पति बाहर निकल कर आता है और ससुर किशोर बाबू भी आ जाते हैं। स्वाति उनकी तरफ इशारा करते हुए चुप रहने को बोलती है और दौड़ी दौड़ी पानी लेकर आती है। 5 मिनट बाद अपने ससुर से खाने को पूछती है,
और दौड़ी दौड़ी जाती है, खाना टेबल पर लगा देती है। ससुर जी के आते ही बहू एक पैर पर खड़ी हो जाती है। सरिता देवी जी बैठी रहती हैं। दोनों बाप बेटे खाना खा लेते हैं। फिर वह अपने पति और ससुर के लिए सारे काम करती है। किशोर बाबूजी की खुद की फैक्ट्री थी। बड़े बेटे को पढ़ाई के बाद अपने ही साथ बिजनेस में लगा लिया था, जबकि छोटा बेटा था वह घर पर ही रहता था। किशोर बाबूजी एक सामाजिक और अच्छे व्यक्ति थे। बाहर से जितने कठोर थे उतने ही हृदय से कोमल थे। जब उनकी शादी हुई थी तो उनके एक छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री बना ली। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते थे, किंतु जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण भी अपने घर में किसी नौकर को नहीं रखा था। सरिता देवी जी ने भी अपने पति का हर कदम हर सुख दुख में साथ दिया था। इसी कारण वह अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। सरिता देवी जी एक पढ़ी लिखी परंतु सीधी सादी घरेलू महिला थी। झूठ फरेब छल कपट लालच करना उन्हें नहीं आता था। वो बस अपने काम में लगी रहती थी और राहुल पर तो जान न्यौछावर करते थे। किशोर बाबूजी अपने दोनों बेटों से बहुत प्रेम करते थे, परंतु दोनों में से ज़्यादा प्यार राहुल को करते थे। किशोर बाबूजी सुबह घर से निकल जाते और देर रात तक लौटते थे, इसलिए घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस तरह से चल रहा है, इसकी उन्हें भनक तक नहीं होती थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा था। उन्हें पता ही नहीं चलता कि पीछे उनकी बहू स्वाति उनके बेटे और पत्नी पर अत्याचार करती है, अपने सारे काम कराती है, राहुल को बहुत बुरी तरह मारती है और घर के सारे काम कराती है। अगर राहुल कभी यह धमकी देता कि मैं पिताजी को सब बता दूंगा तो स्वाति उससे बहुत लड़ती, इसलिए वह कुछ नहीं बता पाते। लेकिन जैसे ही ससुर जी घर में आते बहू एकदम से संस्कारी बहू का रूप धारण कर लेती। आज भी हर दिन की तरह ऐसा ही हो रहा था। अपने ससुर के आने पर वह एक पैर पर खड़ी हो गई। फिर किशोर बाबूजी राहुल के कमरे में जाते और बड़ा बेटा अपने कमरे में चला जाता। पीछे पीछे स्वाति भी अपने कमरे में चली जाती है। किशोर बाबूजी पहले अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, फिर राहुल की तरफ, फिर कहते हैं, क्या बात है सरिता, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? थकी थकी सी दिखाई दे रही हो आजकल, कोई बात भी नहीं करती हो। मैं रोज देखता हूँ तुम दोनों ऐसे ही नजर आते हो। मुझे बताओ किस चीज़ की कमी है तुम्हें कोई दुख हो तो बताओ। तुम दोनों की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन तुम दोनों खुश नहीं दिखाई देते। सरिता और राहुल एक दूसरे को देखने लगते हैं। सरिता जी की आंखों की भाषा राहुल को मना कर देती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है। आप पूरे दिन फैक्ट्री में थक जाते हैं तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है। फिर दोनों सर में तेल लगाती है और दोनों लोग सो जाते हैं। फिर वह अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक डायरी निकालकर उसमें लिखना शुरू कर देती है। उसके बाद उस डायरी को उधर ही छुपा कर रख देती है। किसी को पता नहीं होता कि वह डायरी लिखती है। अगले दिन सुबह सरिता देवी जी उठकर पूजा पाठ के काम में लग जाती हैं। जब तक किशोर बाबूजी उठते हैं तब तक बहू भी सोती रहती है। उनके उठने के बाद बहुत जल्दी से काम में लगने का नाटक शुरू कर देती है और उन सब के जाते ही वह उन दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। बहू ने अपनी सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन सरिता देवी जी को रोटी बनाने में देरी हो गई तो बहू ने सास का हाथ गर्म तवे पर रख दिया। सरिता देवी जी की चीख निकल गई।
राहुल माँ की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया और कहने लगा कि भाभी, आज मैं पापा को ज़रूर बताऊंगा कि आपने मम्मी का हाथ जला दिया है। तो बहू देवर को थप्पड़ मार देती है। सरिता देवी जी अपने बेटे के पास दौड़ी जाती हैं और उसे सीने से लगा लेती हैं। माँ बेटे दोनों बहुत रोते हैं। स्वाति उन्हें धमकी देती है कि कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा और यह अपने कमरे में चली जाती है। राहुल कहता है, मम्मी आप मेरे कारण इतने कष्ट मत सहो, आप मुझे मर जाने दो, आज पापा को सब बता दीजिए। वैसे भी भाभी हमें जीते जी ही मार रही हैं। सरिता देवी जी अपने बेटे को गले लगा कर रोती हैं और कहती हैं, बच्चे तू क्यों अपनी जान देगा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तभी किशोर बाबू जी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ससुर के अंदर आने से पहले ही स्वाति पानी लेकर खड़ी हो जाती है। खाना वाना सब लगा देती है। खाना खाने के बाद किशोर बाबूजी राहुल के कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने पर किशोर बाबूजी की नज़र सरिता देवी पर पड़ती है। उनके जले हुए हाथ देखते हैं और राहुल के सर पर चोट देखते हैं तो वह एकदम से चौंक जाते हैं और पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ। तो सरिता देवी जी बहाना बना देती हैं कि गलती से जल गया और राहुल मेरी आवाज़ सुनकर गिर पड़ा था। किशोर बाबूजी सोचने लगते हैं। सरिता देवी जी फिर से तेल लगाकर बेटे को सुला देती हैं और अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने बैठ जाती थी। डायरी में लिखकर फिर उसे रख देती थी। वह सो जाती थी, किंतु आज किशोर बाबू सोए नहीं थे। उन्हें शक हो गया था तो अपना शक दूर करने के कारण आज वह जागते रहे और पत्नी के सोने का इंतजार करते रहे। पत्नी के सोते ही किशोर बाबूजी उठे और 1-2 मिनट तक सोचने के बाद अलमारी के नीचे की तरफ रैक बनी हुई थी, उसमें हाथ डालकर एक डायरी निकाली। उस पर लिखा था, मेरी जिंदगी का सफ़र, आज मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेकर आए, आज मैं बहुत खुश हूँ। किशोर बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्हें आगे पढ़ने की इच्छा हुई तो जल्दी से जमीन पर ही बैठ गए, आराम से डायरी पढ़ने लगे। उस डायरी में सरिता देवी जी ने अपने जीवन के अच्छे बुरे सारे अनुभव लिखे हुए थे। सरिता देवी जी को बचपन से डायरी लिखने का शौक था। उन्होंने किशोर बाबू जी को इस बारे में बताया भी नहीं था क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था डायरी लिखना, किंतु उन्हें इतना मालूम नहीं था कि सरिता को डायरी लिखने का इतना उत्साह था। फिर वह तेज तेज पन्ने पलटते रहे और पढ़ते रहे। बचपन की यादें पढ़ पढ़ कर मुस्कुराते रहे। फिर अपने नाम का जिक्र पढ़ मुस्कुराते रहे। फिर अपने नाम का जिक्र पढ़ कर बहुत खुश हुए। खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आज बड़े बेटे की शादी का दिन है। इसके बाद से पढ़ते पढ़ते किशोर बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें सरिता जी ने स्वाति के हर एक अत्याचार का वर्णन किया, जिसको पढ़कर किशोर बाबूजी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। आज बहू ने मेरा हाथ गरम तवे पर रख दिया और मेरे बच्चे के सर पर भी दे मारा। हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। किशोर बाबूजी अपनी पत्नी और बेटे से इतना प्यार करते थे और उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा था, इस बात की मुझे भनक तक नहीं थी। सोचकर वह बहुत पछता रहे थे। फिर उन्होंने डायरी को वापस उसी जगह पर रख दिया और अपनी पत्नी के पास बैठ गए। उसको प्यार भरी नज़रों से देखते रहे, उसके सर पर हाथ फेरते रहे। फिर राहुल के कमरे में गए और उसके सर पर हाथ फेरते रहे और बहुत प्यार करते रहे। जब उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला दिख रही थी, किंतु उन्होंने अपनी ज्वाला को ठंडा किया और समझदारी से काम लिया।
पूरी रात में 1 घंटा मुश्किल से सोए होंगे। सुबह उठे तो बड़े बेटे से बोले, बेटा आज फैक्ट्री की छुट्टी है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। तू ऐसा कर, बहू को लेकर कहीं घूम कर आ। बेटा बहू को तो मौका चाहिए था। यह सुनते ही मानो मन में लड्डू फूटने लगे थे। दोनों जल्दी तैयार हुए और निकल गए। किशोर बाबूजी ने अपनी पत्नी के हाथ पर बहुत सारे रुपए रख कर बोले, यह लो, तुम शॉपिंग कर आओ, जो लाना है दिल खोल कर लाओ और अपनी सहेली शीलू के घर ओ आना। सरिता जी मना कर रही थी किंतु उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। घर को सब सदस्य को बाहर भेज दिया और राहुल को 1 दिन के लिए उसकी मौसी के घर भेज देते हैं और बहुत कम समय में जल्दी जल्दी घर में बहुत सारे सीक्रेट कैमरे लगा देते हैं। शाम तक सब वापस आ जाते हैं और राहुल भी आ जाता है। किशोर बाबूजी अपने और सरिता देवी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तीनों खाना भी खा लेते हैं और रोज की तरह सब अपने कमरे पर आ जाते हैं और अपने काम पर जाते हैं और आकर रात में सो जाते हैं। अगले दिन से घर जाते ही स्वाति अपने असली रूप में आ जाती है और देवर पर प्रतिदिन की तरह अत्याचार करना शुरू कर देती है और वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। स्वाति, सरिता देवी जी और तीनों को इस बारे में कोई खबर ना थी। स्वाति इस बात से बेखबर अत्याचार करती रही। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अभी तक तो किशोर बाबूजी ने अपनी पत्नी की डायरी ही पढ़ी थी तो उनके अंदर इतना गुस्सा था। अपनी आंखों से देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो किशोर बाबूजी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस से इस पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा ताकि आगे से कोई भी बहू अपनी सास से या छोटे नंद या देवर पर कोई अत्याचार ना कर सके और घर आ गए। कुछ समय पश्चात लेडी पुलिस आकर स्वाति के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। स्वाति चौंक जाती है और पूछती है, मैंने किया क्या है यह सब? किस वजह से मेरे हाथों में हथकड़ी डाली है आपने? तो किशोर बाबूजी घर की टीवी पर कैमरे की रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिसमें स्वाति अपनी सास और दिव्यांग देवर पर अत्याचार कर रही होती है। उसको देखकर स्वाति की रूह कांप जाती है। सरिता देवी के तो होश उड़ जाते हैं। कार्तिक को अपनी पत्नी के लिए दया आती है तो अपने पिताजी को कहता है, पिताजी यह सब क्या ड्रामा है, यह क्या है? आप घर की बहू को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। किशोर बाबूजी कान के नीचे खींचकर 2 मारते हैं। तभी वहां पर वकील आ जाता है। उन्होंने पुलिस स्टेशन से ही फोन कर दिया था। मैं अपनी पत्नी और बेटे पर हुए अत्याचार का बदला खुद ले सकता था पर मैंने कानून को अपने हाथ में लेने की बेवकूफ़ी नहीं की। मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? इसीलिए मैंने तेरी घटिया पत्नी को पुलिस के हवाले करना ही सही समझा। इसने मेरी जान से ज़्यादा प्यारी मेरी प्यारी पत्नी और बेटे के साथ जो किया उसके बदले मैं इसका गला भी दबा सकता था, लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया और घर में मैंने कैमरे लगवा दिए हैं। मेरी पत्नी सरिता और राहुल को जान से मारने की धमकी देती थी। अब तुझे कानून से बचने के लिए समय, पैसा और जीवन सब चाहिए होगा। अब सड़ना पूरी जिंदगी तू जेल में। यह सुनकर स्वाति और कार्तिक रोने लगते हैं। कार्तिक कहता है, पिताजी अत्याचार स्वाति ने किया, आप इसे ही जेल भेजो, मैंने नहीं। आप इसे ही जेल भेज दीजिए, मुझे अपने साथ रखो, मैंने तो कुछ नहीं किया। स्वाति अपने किए पर शर्मिंदा थी। वह माफ़ी मांगती रही किंतु उसे माफ़ी ना मिली। पुलिस अरेस्ट करके ले गई और किशोर बाबू जी ने वकील के साथ अपनी वसीयत तैयार की जिसमें लिखा गया कि जब तक जीवित है मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है।
किंतु अगर हम दोनों में से कुछ हो जाता है तो हमारी फैक्ट्री का इकलौता वारिस मेरा छोटा बेटा होगा। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। किशोर बाबू जी का फैसला सही था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।